नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज दिल्ली हाईकोर्ट में आईएमए ने एक केस डाला। बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए लगातार 1000 करोड़ रुपए की जो उन्होंने उनको नोटिस भेजा था। मैंने उस समय भी कहा था कि ये जो डिफेमेशन नोटिस उन्होंने भेजा 1000 करोड़ का, ये कहीं से भी मेंटेनेबल नहीं है, बल्कि अगर बाबा रामदेव जी उल्टा इनके ऊपर केस करना चाहें तो वो भी मेंटेनेबल हो सकता है। लेकिन एलोपैथी अच्छी नहीं है, आयुर्वेद अच्छा है, या कोई और यूनानी दवाखाना अच्छा है, या मैं कहूँ कि कोई ये कहे कि होम्योपैथिक अच्छी नहीं, इन सब बातों में कोई डिफेमेटरी सूट नहीं होता। ये शास्त्रार्थ है, और शास्त्रार्थ भारत में किसी भी प्रकार से किसी कानून से वैध नहीं है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और शास्त्रार्थ भारत का अपना प्रवृत्ति और चरित्र है। शास्त्रार्थ से ही भारत लाखों करोड़ों वर्ष से अपने एग्जिस्टेंस में है, इसलिए ये शास्त्रार्थ है। तो मुझे लगता है कि उन बातों का संज्ञान आईएमए वालों ने लिया। हालांकि उस समय भी आईएमए ने माफ़ी मांगी थी और ये कहा था कि हम जो डिफेमेशन नोटिस है उसको विड्रॉ कर लेंगे। हालांकि एक एफआईआर वेस्ट बंगाल में फाइल हुई थी, लेकिन आईएमए दिल्ली ने एक केस फाइल किया, सूट फाइल किया। अब मजे की बात यह है कि आईएमए भी रॉन्ग डायरेक्शन पर फाइल कर गया, और आईएमए जैसे खुद भटका हुआ है। उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज को, ऐसा लोगों ने कहा कि क्रिश्चियन मिशनरीज को सपोर्ट देने के लिए, या देश में जो देश का वातावरण था उस वातावरण को किसी भी प्रकार से अपने फेवर में करने के उद्देश्य से, या अंग्रेजी दवाओं को देश में प्रचलन करने के उद्देश्य से, या अंग्रेजी व्यवस्था को देश में प्रचलन करने के उद्देश्य से आईएमए का निर्माण किया गया अंग्रेजों के द्वारा उस समय। हालांकि वही कैरी फॉरवर्ड भी हुआ और चलता रहा। जैसे कांग्रेस का निर्माण उस समय अंग्रेजों ने किया था, एओ ह्यूम उसके प्रणेता हुआ करते थे, और आज़ादी के बाद भी कांग्रेस कंटिन्यू रही। हालांकि कांग्रेस एक मिसनॉमिनर हुआ करता था आज़ादी से पहले, वो एक आंदोलन के रूप में जनता ने लिया, लेकिन उसके जो ऑफिस बियरर्स थे वो किस प्रकार से नरम दल के लोग अंग्रेजों के पीछे लगते थे, सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल किया था। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस समय लाला लाजपत राय ने कहा था। अब ये लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस नरम दल जिसको कह रहे हैं, ये कांग्रेस अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल्व है और ये देश का नुकसान कर रहा है, ये देश का फायदा किसी भी तरह से नहीं कर रहा है। इसी कारण सन 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में झगड़ा हुआ, और फिर गरम दल ने एक अलग से होम रूल लीग बनाई। समझ में आता है कि किस प्रकार नरम दल उस समय अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था और हावी होकर आज़ादी के बाद भी चला। उसने 70 वर्ष देश को कैसे परेशान किया और किस स्थिति में धकेला, वो हम सबको दिखाई देता है। बिल्कुल उसी तर्ज पर 1928 में या उससे पहले मैं कहूँ 1906 में मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ, और मुस्लिम लीग का निर्माण होने के बाद देश का क्या हुआ 1947 में हमने सबने देखा कि आज वही मुस्लिम लीग जो अंग्रेजों ने 1906 में अपने लिए बनाकर रखी थी, ढाका से आगा खां को बुलाकर उसने पाकिस्तान का निर्माण करवाया, और आज वो पाकिस्तान भारत के लिए एक नासूर बना हुआ है। जब तक वो नासूर ख़त्म नहीं होता तब तक भारत चैन से नहीं बैठ सकता, या भारत में सुख चैन नहीं बहाल हो सकता। 1928 में आईएमए का भी निर्माण हुआ, और आईएमए का काम, मुख्य काम मुझे जहाँ तक लगता है वो ये होता था कि भारत की जो यूनानी परंपरा है या भारत की जो समृद्ध परंपरा है क्योंकि हम अंग्रेजी मेडिसिन पर बहुत विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं। भारत में हम किचन विज्ञान को जानते हैं, मतलब होम एक साइंस है, उस साइंस को हम जानते हैं, उसके मेडिसिन्स को हम जानते हैं, हर्बल्स के प्रभाव को हम जानते हैं, यहाँ तक कि सूर्य चंद्रमा के प्रभाव को हम जानते हैं। और जिस समय देश में या ग्रहण पड़ते हैं वो हज़ारों वर्ष पहले हमारी ज्योतिष शास्त्र बता देती है कि इस समय कहाँ ग्रहण पड़ेगा, कितनी डिग्री पर पड़ेगा और कितना उस पर उसका प्रभाव होगा। यहाँ तक कि उन ग्रहणों का प्रभाव किसी की भी बॉडी पर किस प्रकार से पड़ेगा ये भी हमारे यहाँ की परंपराओं में है कि गर्भवती जानवर उनको गेरू लगाकर बचाया जाता था, या बहुत सारे प्रकरण आज भी गांव देहात में वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। कुल मिलाकर भारत की परंपराओं में मेडिकल साइंस, या मैं कहूँ
वैद्य परंपरा और जो वातावरण ने हमको दिया, ऐसा माना गया है कि जिस प्रकार का जो रोग जिस स्थान पर दिया है, ईश्वर ने उसकी मेडिसिन भी उसी स्थान पर दी और उसी स्थान पर उसका उपचार भी दिया। ये भारतीय परंपरा समृद्ध परंपरा मानती आई। महर्षि पतंजलि या और बहुत सारे शास्त्रों में इस प्रकार की चर्चाएं हैं। अब सवाल यहां पर आता है कि क्या भारत में किसी भी व्यक्ति को एलोपैथ के विरुद्ध कुछ कहने का अधिकार नहीं है, या एलोपैथ जो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस भारत में की, उसने तो अंग्रेजों का काम, या उस समय आईएमए जो अंग्रेजों ने बनाई उसका काम ही ये था कि भारत से कैसे उगाई की, भारत से कैसे कमाई करें। और भारत में जहां मेडिसिन की कभी जरूरत नहीं है, 120 वर्ष सामान्य आयु भारत में होती है और इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर लोग भारत में पैदा होते आए हैं, ऐसे भारत के ग्रंथों का कहना है। और भारत में हर चीज का इलाज है, चाहे किसी भी प्रकार की वो रहा हो। मैंने जैसे कहा, ग्रहणों का भी इलाज है, सूर्य चंद्रमा के प्रभाव का इलाज है और समय के अनुसार परिस्थितियों का इलाज है। तो अंग्रेज कैसे यहाँ सफल होंगे, क्योंकि यहाँ तो 2 पैसे की दवा नहीं चाहिए, वो खेतों में से जड़ी बूटी तोड़ लाए या खेतों में से हर्बल तोड़ लाए, उसका इस्तेमाल किया। आज भी भारतवर्ष में मैं अगर कहूँ कि 80 to 90% जनता घर में जो 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 नुस्खे हैं उन नुस्खों का इस्तेमाल करती है और खुलकर कहती भी है कि डॉक्टर इज़ द लास्ट ऑप्शन। अगर बिल्कुल मरणासन स्थिति में है तो एलोपैथ हमको तुरंत रिलीफ दे सकती है या कुछ समय के लिए हमको सर्वाइव करने की चांस दे सकती है, तो एलोपैथ ले लेते हैं। अदरवाइज हम अपने घरों में ही कान में, नाक में, मुंह में, दाढ़ में, पेट में कुछ खाकर या मुद्रा विज्ञान आप सब जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों पर रहते थे और पहाड़ों पर जब वो ऊपर शांतिवन में या ऊपर तपोवन में रहते होंगे तो आप सोचते हैं वहाँ कहाँ डॉक्टर रखे, वहाँ कहाँ वैद्य रखे। लेकिन हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम ये जो मुद्रा विज्ञान है ना, जो ध्यान मुद्रा, कभी वायु मुद्रा, कभी मृत संजीवनी मुद्रा, यानी कि हार्ट अटैक के पेशेंट को भी ये मृत संजीवनी मुद्रा ऐसे अगर लगाकर बैठते हैं तो ऐसा कहते हैं सॉल्विट्रेट की गोली क्या काम करेगी जो ये करती है। इस पर पूरा मुद्रा विज्ञान है, भारत में उस पर शास्त्रार्थ हुआ है, भारत में मुद्रा विज्ञान पर बहुत काम हुआ है और आपको विश्वास ना हो तो आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं कभी भी। मुद्रा विज्ञान मतलब ये विज्ञान है, हवन विज्ञान, मुद्रा विज्ञान या आयुर्वेद, या हम ये कहें कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं या जो व्यायाम करते हैं, योग और आसन लगाते हैं, ये सब नेचुरल क्योरिंग की व्यवस्थाएं हैं। तो अंग्रेज इसको कैसे मानेगा? हालांकि वो बाद में उसी को एरोबिक कह के लेकर आता है, लेकिन अंग्रेज कैसे मानेगा? इसलिए उसने आईएमए का निर्माण किया, ऐसा लोग कहते हैं। और 1928 में हुआ तो इसका मतलब तो प्योर 100% वो अंग्रेजों का ही निर्माण है, उस समय की सोसाइटी है। वो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही और ऐसा भी लोगों का मानना है कि वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, इसलिए ये भी लोगों का मानना है कि वो एक बड़े समुदाय को, एक बड़े बिजनेस को, या मैं कहूं कि जो फार्मा बिजनेस है उस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से काम करता है। और मैं सीक्रेटली बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करता रहता हूं, तो डॉक्टरों का ये भी मानना है, मैंने अक्सर सुना है कि भाई हमारी जो कॉन्फ्रेंस आईएमए की है उसमें व्यवस्था कोई ना कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारी कर रहा है, कोई भी डॉक्टर कर रहा है। अब रामदेव बाबा को इस समय कौन स्वीकार करेगा या दिव्य फार्मेसी को कौन स्वीकार करेगा? तो दिव्य फार्मेसी तो बाकायदा एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसके अंदर क्वालिफाइड डॉक्टर्स। बाबा रामदेव केवल प्रचार के रूप में मैं कह सकता हूं, वो कंपनी के हेड के रूप में कह सकता हूं, या कंपनी में ओनरशिप भी उनकी नहीं है, वो एक एडवर्टाइजिंग माउथ हैं। जैसे अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे कोई और करता है। हाँ, बाबा रामदेव को प्रोडक्ट के बारे में भी मालूम है और वो योग गुरु होने के नाते योगा के विषय में भी जानते हैं। आपका भी अगर कंपैरिजन करवाना चाहें तो एक 60 साल के बाबा रामदेव और एक 60 साल का डॉक्टर जो रिटायर हो जाता है जीवन में, और बाबा रामदेव भी 60 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं, हम लोग कर नहीं पाते, वो अलग बात है, लेकिन उनके फॉर्मूले बड़े लाभदायक। अब बाबा रामदेव जी का जो स्टेटमेंट आया कि भाई एलोपैथ अगर बहुत सक्सेस है इस बीमारी के टाइम पर भी, तो फिर ये सैकड़ों डॉक्टर कैसे मर गए? अभी तो आईएमए लगातार रिपोर्टें दे रहा है, ये इंडियन मेडिकल काउंसिल रिपोर्टें दे रहा है, ये वर्ल्ड की बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं कि सैकड़ों डॉक्टरों की मृत्यु हुई। मृत्यु एक सत्य है, ये सब जानते हैं,
और राम नाम सत्य है, ये सब जानते हैं। कोई भी अमृत पीकर नहीं आया। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरी दादी, मैं छोटा था, मेरी दादी एक डॉक्टर के पास लेकर गई अपने आप को दिखाने के लिए। डॉक्टर ने मेरे से कहा कि ये बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए इनको बेकार यहाँ पर लेकर आए। दादी कान में मशीन लगाती थी। दादी ने सुना और बुलाया डॉक्टर को, इधर आइए। डॉक्टर उनके पास आया। मैं छोटा था तो डॉक्टर से उन्होंने कहा, आती मैं हूँ, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है, क्या समस्या है तुम्हारी, मैं दिखाने आती हूँ तुमको। डॉक्टर थोड़ा आगे बढ़ा और उसने धीरे से कहा कि देखिए बुढ़े हो गए लेकिन मृत्यु का भय अभी भी इनके अंदर है। मेरी दादी ने फिर से बुलाया, कहा यदि मृत्यु तुमको बचा सकती है तो अमृत तुम पी सकते हो, और ये सत्य है कि तुम्हारा परिवार में कोई गया नहीं होगा। मैं मृत्यु के भय से नहीं तुम्हारे पास आती हूँ, मैं इसलिए आती हूँ कि मैं बुढ़ापे में चलते फिरते यहाँ से चली जाऊँ। इसलिए मृत्यु एक सत्य है, और तुम रहे, तुम्हारे जितने डॉक्टर सारे मिलकर हैं वो भी नहीं बचा सकते। हाँ, कुछ समय के लिए मैं स्वस्थ रहूं, मेरे शरीर में कमियां न रहें, उसका तुम इलाज जरूर कर सकते हो, मृत्यु से नहीं बचा सकते। इसलिए मृत्यु तो सत्य है। तो डॉक्टर गए, अगर कोई और भी गया या जो गए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अचानक अकाल मृत्यु से गए, लेकिन गए। अब जैसे एलोपैथिक भटका हुआ कह लीजिए, या उनके जो फॉर्मूले हैं, एक चीज का इलाज करते हैं दूसरा नुकसान कर देता है, वो भटके हुए तरीके से ही उन्होंने कोर्ट में केस भी डाल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में सेक्शन 91 सीपीसी का केस डाला। मैं आपको बता दूं सेक्शन 91 सीपीसी क्या होता है। सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, सेक्शन 91 में पब्लिक न्यूसेंस के लिए केस किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक में अपने स्टेटमेंट के द्वारा, अपने सिविल कृत्यों के द्वारा, या वो कोई ऐसा काम करता है किसी प्रॉपर्टी पर, या कोई अगर मैं कहूँ इनटेंजिबल टेंजिबल दोनों प्रॉपर्टी को कवर करूँ, तो फिर कोई न्यूसेंस पैदा करता है तो उसमें सेक्शन 91 का एक केस जाता है और उसको रिस्ट्रेन किया जाता है कि इनको रोका जाए। अब ये मामला सेक्शन 91 में आईएमए ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस डाला। दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई कर रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट में जिस समय सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई के दौरान जो बहस हुई, वो बहस में जो निकल कर आया, मुझे लगता है कि पूरे देश को पता लगना चाहिए। उस बहस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भैया, ये कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस सी हरिशंकर की थी, और ऑनरेबल जस्टिस श्री हरिशंकर ने आईएमए के एडवोकेट से कहा कि भैया तुम क्या कहना चाहते हो, अगर मैं ये कह दूं कल से कि होम्योपैथी अच्छी नहीं है, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, तो क्या मैंने कोई अपराध किया है? अगर मैं कहता हूं कि मेरा विश्वास एलोपैथी पर नहीं है और मेरा विश्वास होम्योपैथी पर है, तो क्या कोई अपराध किया है? और इससे पब्लिक न्यूसेंस कैसे? बहुत सारे आर्गूमेंट जो एडवोकेट कर रहे थे, तो कोर्ट ने कहा भैया आपने केस सेक्शन 91 का डाला हुआ है और आप बहस ऐसे कर रहे हैं जैसे आप पीआईएल पर बहस कर रहे हो। क्या आप पीआईएल और सेक्शन 91 दोनों में फर्क नहीं जानते? अब इनका कहना है कि साहब ये पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है। अगर ये कहीं से कोई मामला बनता था तो जनता के बिहाफ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो मैं मानता हूं कि बनता है, लेकिन सेक्शन 91 का केस फाइल होने के लिए उसकी कंप्लायंसेस चाहिए। सेक्शन 91 की कंप्लायंसेस क्या है? सेक्शन 91 का केस डालने से पहले अगर पब्लिक न्यूसेंस होती है तो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल की सलाह होना आवश्यक है, उनके द्वारा कंसेंट दिया जाना आवश्यक है। अगर सरकार उस पर कंसेंट नहीं देती है तो सेक्शन 91 का केस नहीं हो सकता। हाँ, इसके बाद कोर्ट को पावर होती है कि कोर्ट को अगर ये महसूस होता है कि नहीं ये पब्लिक न्यूसेंस बन सकता है तो कोर्ट उस पर नोटिस कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट नोटिस करेगा तो वो नोटिस करके वो सरकार को भी बुलाएगा और सरकार का बयान भी लेगा। सरकार का बयान जिस समय कोर्ट मांगेगा उस समय सरकार की कंसेंट के बाद प्रोसीडिंग आगे चलेगी, या हाई कोर्ट है, लॉर्डशिप होती है, इसलिए वो तो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कोर्ट ने कहा कि भैया हम सेक्शन 91 का ऑर्डर नहीं कर सकते, रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, बाबा रामदेव जी के खिलाफ कोई भी ऑर्डर हम इस स्टेज पर नहीं कर सकते। यानी कि जो तुम इंतरिम रेमेडी मांग रहे हो कि साहब हमें आज ऑर्डर कर दीजिए और बाबा रामदेव को रोक दीजिए, तो ऐसा कोई भी ऑर्डर सेक्शन 91 के तहत नहीं कर सकते। और जितने आर्गुमेंट कर रहे हो वो पीआईएल के आर्गुमेंट हैं, यहाँ सेक्शन 91 के केस में वो मेंटेन नहीं होते।
उन्होंने कहा इसलिए सेक्शन 91 में रिस्ट्रेंट का ऑर्डर, रिस्ट्रेंट मतलब कि उनको रोका जाए, उसका ऑर्डर नहीं किया जा सकता। हालांकि साथ में ये भी कहा कि अगली हियरिंग कर नोटिस इशू किया बाबा रामदेव जी को, क्योंकि कोर्ट में जिस समय वकालत के पेशे में एक बड़ी खास बात है कि मेरा केस मेंटेन नहीं हो रहा तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि माय लॉर्ड एक नोटिस तो कर ही दीजिए कुछ दिन के लिए। कोर्ट उसको नोटिस करता है, प्री लिटिगेशन नोटिस भी होते हैं, बहुत सारे प्रकार के नोटिस होते हैं, कोर्ट नोटिस कर देता है। हम इतने में अपने क्लाइंट को समझा लेते हैं कि साहब एटलीस्ट कोर्ट नोटिस कर रहा है। हाँ, ये भी है कि कोर्ट ने नोटिस किया है तो एक बार मुझे फिर से सुनेगा, नहीं तो आज ही डिसमिस कर देता। एक बार फिर से सुनेगा तो मैं और तैयारी करके अब की बार आऊँगा और कोर्ट को किसी प्रकार से कन्विंस करने की कोशिश करूँगा और हो सकता है मेरा केस टेकअप हो जाए। ये केस अभी एडमिशन की स्टेज पर है, यानी कि इस केस का अभी कोर्ट ने एडमिशन भी नहीं किया और कोर्ट ने एडमिशन न करके सामने वाले को मैसेज दिया। साथ में उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को जितनी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मुझे जहां तक लगता है वो आर्टिकल 19(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन के उतना तो अधिकार बाबा रामदेव जी का बनता है कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे इस पर विश्वास है और इस पर विश्वास नहीं है, इस पर ऐसा हो सकता है वैसा नहीं हो सकता, तो आप किस आधार पर ये कहते हैं कि उनको रोका जाए? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन तो कोई भी बना सकता है। जैसे मैं आज स्टेटमेंट दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मुझे एलोपैथिक पर विश्वास कम है, मुझे ज्यादा विश्वास आयुर्वेद पर है, और पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है 99% लोगों का ये विचार होगा कि आयुर्वेद पर उनको ज्यादा अच्छा विश्वास है। यहां तक कि आयुर्वेद तो कलाई देखकर, नब्ज देखकर, शक्ल देखकर, सिम्टम्स देखकर, बिना बहुत काम किए भी आयुर्वेद बता देता है कि क्या इनको बीमारी है और इसका क्या इलाज हो सकता है। तो आयुर्वेद के डॉक्टर्स का या उनका जो 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 वैद्य होते हैं उनका तो कोई अंत नहीं है, वो किस लेवल पर काम करते हैं नब्ज की चाल देखकर भी बता लेते हैं। हाँ, आयुर्वेद का अच्छा प्रैक्टिशनर चाहिए होता है अपने को। तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये उनको साफ कहा। अब जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट का ओरल स्टेटमेंट है, हालांकि रिटन ऑर्डर तो नहीं है, ओरल स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा आप जितनी इमेज बचाने के लिए ये कोर्ट में केस फाइल करने में समय लगा रहे हैं, अगर इतना कोविड-19 से बचाव के लिए कुछ मेडिसिन बनाने में टाइम लगाते, कुछ और रिसर्च करने में टाइम लगाते, या जो लोग हताहत हैं उनको बचाने में टाइम लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता केस फाइल करने के। आप बाबा रामदेव जी के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं। कोरोनिल क्यूरेबल है नहीं है, अच्छी है नहीं है, ये मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, ये भारत सरकार उसका जवाब देगी और ये मेडिकल काउंसिल बताएगी, आईसीएमआर बताएगा, मेडिकल काउंसिल बताएगी कि भाई सही क्या है गलत क्या है, ये डॉक्टर्स बताएं। लेकिन आप कोर्ट क्यों चले आए? कोर्ट कैसे बताए कि कोरोनिल अच्छी है कि नहीं है? हालांकि हम सब जानते हैं कि जो कोविड पेशेंट हुए हैं उनमें से 99%, जहां तक मेरा अनुमान है 99% ने कोरोनिल का इस्तेमाल किया होगा, या जो आउट ऑफ स्टॉक कोरोनिल रही, क्योंकि इन्होंने भी दावा किया कि साहब 250 करोड़ रुपए की कोरोनिल जो है वो बेच ली बाबा रामदेव जी ने, और इतना बड़ा प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट तो क्या एलोपैथ नहीं करता? तो प्रॉफिट से क्यों जल रहे भाई? अगर कोई देसी काम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बाबा रामदेव जी अपने घर में तो नहीं ले रहे, एक सोसाइटी बनी हुई है जो देश की सोसाइटी, और ना ही उनके आगे की वंश परंपरा है, और ना ही वो उस सोसाइटी में जिस सोसाइटी के थ्रू काम करना है उस सोसाइटी के वो शेयर होल्डर ही हैं। तो 500-250 करोड़ रुपए की अगर आप प्रॉफिट कर ली, फिर भी कोरोनिल मार्केट में शॉर्ट रही। लोगों का विश्वास अगर नहीं था तो कैसे शॉर्ट हो गई? इसलिए इस मामले में जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, मुझे वो बहुत सटीक लगा कि जितना दिमाग आप बाबा रामदेव जी के खिलाफ लगा रहे हैं कि हमारी बेइज्जती कर दी, हमारी डिफेमेशन कर दी, पब्लिक न्यूसेंस खराब कर दिया, पब्लिक न्यूसेंस मतलब कि ये लोक उपताप बढ़ा दिया, उतना अगर आप काम देश के लिए कर लिए होते, जनता के लिए कर लिए होते, मेडिकल साइंस में कर लिए होते, तो ज़्यादा लाभ होता। ऑर्डर ओरल है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन जो न्यूज़ें बाहर निकल कर आई उनके अनुसार ऑनरेबल कोर्ट एक सही डायरेक्शन पर चल रहा, और आईएमए को केवल सेटिस्फाई करने के उद्देश्य से, उनके एडवोकेट को सेटिस्फाई करने के उद्देश्य से और बाबा रामदेव जी को सुनने के उद्देश्य से ये नोटिस किया गया। दूसरी बात यह है कि अगर ये नोटिस किया गया है तो अब बाबा रामदेव जी के पास एक ऑथेंटिकेटेड फोरम है, उस फोरम में बड़े अच्छे से उनको अपना रिप्लाई फाइल करना चाहिए, और अब आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ न्यायालय में चल जाना चाहिए। आपको याद होगा कि एक 2002 में केस हुआ था, जब केस इस बात का था कि जो भारत में गाय हैं
वो देसी गाय को जो दूध देना बंद कर देती है, तो मुस्लिम परंपरा में कुछ गुजरात के लोगों ने ये फाइल किया था कि साहब ये गाय को स्लॉटर करने से रोकना रोजगार पर असर पड़ रहा है, और इन गायों को खिलाने पिलाने का भी खर्चा देश को उठाना पड़ा, देश का लॉस हो रहा है। उस पर देश के बड़े संस्थानों ने केस लड़ा था, जो राइट विंग कही जाती देश की, उन्होंने केस लड़ा था और ये सिद्ध किया था कि मरने के बाद भी गाय 20 लाख रुपए की होती है। तो उसका मांस काटकर खाल चमड़ा बना लेना जो 2-3 हजार रुपए का काम होता है, मरने के बाद अगर उसका आयुर्वेदिक इस्तेमाल किया जाए, अगर उसका इस्तेमाल जैविक खेती के लिए किया जाए, तो वो 20 लाख की होती है मरने के बाद। मरने जब वो दूध देती है तो वो छोड़ दीजिए दूध देते समय। या उन्होंने कहा कि जो पूरा उसका स्पान है, पूरे स्पान में वो जो दूध, गौमूत्र या गोबर या जो ऑक्सीजन छोड़ती है, या फिर वो मरने के बाद जो उसका कंपोस्ट बनाया जाता है, ये सब कुछ बड़ा भारी लाभदायक होता है। क्योंकि बहस हुई, क्योंकि वो समुदाय आया और उसने कहा कि गौ हत्या भारत में बैन की गई है, ये ठीक नहीं, गुजरात में बैन की गई थी, ये ठीक नहीं। बिल्कुल वही मुझे लगता है कि आईएमए उस रास्ते पर चल गया है और इस केस को टेकअप होना ही चाहिए। टेकअप होने से मतलब ऑनरेबल कोर्ट को ये इस पर जो नोटिस किया है इसको एडमिट भी कर लेना चाहिए, और एडमिट करने के बाद सिर्फ बहस इस बात पर होनी चाहिए आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ। लंबा चल सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देके, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देके, लेकिन भारतीय जो व्यवस्था है, भारतीय जो परंपरा है, भारत का जो विज्ञान है, कम से कम ऑन रोल तो आए, कम से कम ऑन पेपर तो चले, कम से कम देश और संसार इसको स्वीकार तो करे। जो हमारे यहां तथाकथित अर्बन बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे यहाँ इंटॉलरेंस गैंग होते हैं, या हमारे यहाँ अवार्ड वापसी गैंग हैं, या हमारे यहाँ ये जो यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाकर खुजलाने वाले लोग हैं, इन लोगों को कम से कम ये मैसेज तो जाए कोर्ट में। जब पूरा होगा तो ये बहस अंतिम पड़ाव पर आएगी जब ऑनरेबल कोर्ट बाबा रामदेव जी के खिलाफ इस केस को टेकअप कर लेगा, और टेकअप करने के बाद उनसे बहस करवाएगा, तब इस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी लगता नहीं है कि ये केस जो है वो सस्टेन कर पाएगा कोर्ट में, क्योंकि कोई ऐसा प्रावधान है नहीं। किसी को भी मैं अगर कह दूं कि मुझे आसमान अच्छा नहीं लगता, तो ये आसमान को मानने वालों की डिफेमेशन होगी। मैं कहता हूं एलोपैथिक अच्छी नहीं लगती तो डॉक्टरों की डिफेमेशन होगी, या ये पब्लिक न्यूसेंस हो गया कि साहब मेरा विचार, मैंने कह दिया कि इस समय मुझे एलोपैथ पर थोड़ा कम विश्वास है, और ये जो फैक्ट फाइंडिंग है वो फैक्ट बता दिए कि इतने डॉक्टर खत्म हो गए, इतने लोगों का इलाज सही हो गया, इतने दवा लेने के बाद मर गए। ये तो रोज मीडिया करता है। तो बाबा जी ने अगर कह दिया तो व्हाट इज द रॉन्ग इन दैट? लेकिन एक भी केस देश में ऐसा नहीं है जो कोरोनिल जिसने लिया हो वो मर गया हो। अगर उसका डेटा है तो आईएमए को लगाना चाहिए, तभी आईएमए का केस में कुछ जान पड़ सकती है। अगर उसका कोई डेटा आईएमए के पास नहीं है तो फिर ये यूनिलेटरल वन साइडेड केस बनेगा। बाबा रामदेव हर हालत में प्रिवेल करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक जाए और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंचों तक जाए, और अब आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ का मामला हो ही जाना चाहिए, इस पर कटाक्ष होना ही चाहिए। ये सब कुछ अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा लाभदायक है। लेकिन अभी तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो आईएमए पर टिप्पणी करी, बाबा रामदेव जी के लिए जो टिप्पणी की, या बाबा रामदेव जी को अभी ये कहा गया कि भाई जब तक अगला वो ना आए तब तक बाबा जी को स्टेटमेंट एलोपैथ के खिलाफ नहीं देना चाहिए। हालांकि बाबा जी का जो एडवोकेट खड़ा हुआ उसने कहा कि बाबा जी ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि अगर आपको बुरा लगा, मैं एलोपैथ की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बुरा लगा हो तो मैं अपने स्टेटमेंट वापस भी लेता हूं, पर आप आयुर्वेद के विषय में कुछ कहने का अधिकार नहीं रखते, आप उस पर मत बोलिए। ये स्टेटमेंट आ चुका है, तो इसमें कुछ जान नहीं है, लेकिन ईश्वर करेगा तो कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच।